हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेनेशन। ये सेकेंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन है। आशा करती हूँ आपने फर्स्ट एपिसोड देखा ही होगा, और नहीं देखा तो देखिए ज़रूर। चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग गॉनचैन से होती है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गॉनचैन अटॉर्नियों के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गॉनचैन का केस जब अटॉर्नियो लड़ रही थी तब वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अटॉर्नियो गॉनचैन की तरफ स्माइल करते हुए बढ़ती है, लेकिन वो उसके पास से गुजर जाती है। फिर गॉनचैन सोचता है कि अटॉर्नियो को मैं याद नहीं हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है अटॉर्नियो इस यूनिवर्सिटी के हेड से मिलने जाती है, और वहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ होती हैं बहुत सारी। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब अटॉर्नियो की पहली क्लास थी तब यूनिवर्सिटी के हेड ने लिखा था कि मैं अभी कभी भी अपने क्लाइंट को जेल नहीं भेजता। तभी अटॉर्नियो उठ के आती है और वो काट देती है और वो फिर क्लास से बाहर चली जाती है। तब हेड कहते हैं कि तुम उस टाइम क्लास की सबसे बड़ी डम्ब हुआ करती थी। तब वो टोनियो कहती है कि तो उस टाइम मैं इनोसेंट थी, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। फिर वो कहती है कि मैंने सुना कि डायरेक्टर की पोस्ट खाली है, तो मैं उस पोस्ट पे आना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम लेट हो चुकी हो, उस पर पहले से ही दूसरों की नज़र है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर अटोनियो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉनचन अपने घर जब वापस जाता है तब बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश को देख के उसे अपना दिन याद आता है जिस दिन वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था बहुत तेज़ बारिश में। वो चारों तरफ अपनी बहन को ढूंढ रहा था। फिर उसे अचानक अपनी बहन का जूता दिखाई देता है। फिर वो आगे पीछे देखता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर वहाँ पे उसे उसकी बहन भी मिलती है। उसकी बहन बेहोश थी, कहे तो खून से पूरी लथपथ थी और उठ भी नहीं रही थी। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं उठती है। फिर पीछे से उसके सर पे ही कोई ही मार देता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर गॉनचन फ्लैशबैक से वापस आता है, और फिर हमें दिखाया जाता है अटॉर्नियो और उसकी टीम ने प्लानिंग बना रही थी कि जो हांसू बाय है उसको पूरा ख़रीदा जाएगा और असेंबली मैन को दिया जाएगा, और इन सब का देख रेख चीफ करेंगे। मुझे इन सब का सारा एविडेंस चाहिए इन बॉक्स में। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि एविडेंस लाना टफ़ होगा, लेकिन फिर भी एविडेंस लाते हैं वो लोग। फिर दिखाया जाता है टीके लॉ फॉर्म में, जहाँ पे नया सीईओ बन चुका होता है चेयरमैन का बेटा। उसके बाद अटॉर्नियों को अंदर तक नहीं जाने दिया जाता है। टीके लॉ फॉर्म में कहा जाता है आप वेकेशन पे हैं, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकती हैं। लेकिन फिर वहाँ पे चेयरमैन आते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अंदर जाती है। अटॉर्नियो देखती है कि सब नए सीईओ को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है। फिर जब बाथरूम से वापस आती है तो देखती है चेयरमैन अपनी पोती के साथ खेल रहे थे। फिर चेयरमैन की पोती अपना नाम बताती है अटॉर्नियो को, और उसके बाद बाय बाय करके वहाँ से चल जाती है। फिर अटॉर्नियो को यूनिवर्सिटी से कॉल आता है और बताया जाता है कि आपकी क्लास कैंसिल हो रही है, कोई भी आपकी क्लास नहीं लेना चाहता। फिर अटॉर्नियो अपना दिमाग लगाती है। उसके बाद दिखाया जाता है अटॉर्नी की क्लास में सिर्फ दो होते हैं, एक तो गॉनचैन होता है और दूसरा सैंग होता है। उसके बाद उनसे पूछा, एक दूसरे से वो पूछते हैं कि तुमने क्लास क्यों छोड़ी। हमारा मेन लीड जो चैंग होता है चैन होता है, वो कहता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ इसीलिए। उसके बाद फिर सभी बच्चों के मोबाइल पे मैसेज आता है एक, और फिर सभी बच्चे भाग भाग के सभी अपनी क्लासेस छोड़ के अटॉर्नियो की क्लास में जाते हैं, क्योंकि मैसेज में था ही कुछ ऐसा। उसके बाद दिखाया जाता है पूरी क्लास जो अभी खाली थी वो खचाखच भर जाती है, और ये देख के वो दोनों भी हैरान थे। उस मैसेज में ये था कि जो भी फर्स्ट आएगा उसे टीके लॉ फॉर्म में काम करने का मौका मिलेगा, और आगे 20 मिलियन वॉन मिलेगा अटॉर्नियो की तरफ से पढ़ाई करने के लिए।
उसके बाद अटॉर्नी क्लास में आती है और कुछ पेपर्स कहती है कि ये पेपर आपको मिलेंगे, आपको इसका एनालिसिस करना होगा और मुझे सेमेस्टर ख़त्म होने के पहले देना होगा। फिर वो बताती है 50% इन पेपर्स के लगेंगे और 50% मार्क्स आपके एग्ज़ाम के लगेंगे और लेक्चर आप लोगों को बीच बीच में मिलता रहेगा। उसके बाद सभी को ग्रुप में बांटा जाता है और सभी ग्रुप को एक एक प्रोफेसर मिलता है। 8th ग्रुप को अटॉर्नी ओ मिलती है और उस 8th ग्रुप में हमारे सभी मेन बच्चे होते हैं। जैसे कि उसके बाद फिर उन्हीं में से जो होता है हमारा सैंग होता है, वो कहता है कि ये लास्ट ईयर से तो अच्छा है। फिर चैन पूछता है कि तुम फ्रेशर नहीं हो? वो बोलता है कि नहीं, पिछले साल मेरे को हर सब्जेक्ट में F मिला था, इसलिए इस बार मैं दोबारा कर रहा हूँ। फिर उसी में से हमारी नासे रंग कहती है अब हम पाँचों एक ही टीम में हैं। फिर हमें दिखाया जाता है असेंबलीमैन ली के पास एक लेटर आता है और वो उस लेटर को खोलता है, फिर वहीं पे बंद कर देता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है हांस्यो बायो के हेड के पास भी एक ऐसा ही लेटर आता है। उसके बाद वो भी उस लेटर को देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और पेपर को बंद कर देते हैं। उसके बाद चेयरमैन का दिखाया जाता है। चेयरमैन अटॉर्नी होके रूम में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये लॉकर खोल के दिखाओ, मुझे ये लॉकर खोलना है और देखना है आखिर यहाँ पे है क्या। फिर जब वो लॉकर खुलता है तो वहाँ पे बस कॉमिक बुक निकलती है। चेयरमैन समझ जाते हैं कि यहाँ से सारे पेपर गायब हैं। उसके बाद चेयरमैन वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर हमें यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होता है और उस इवेंट में टीके के चेयरमैन भी आते हैं। वो अपना भाषण देते हैं। भाषण देने के बाद फिर वो अटॉर्नी से अकेले में बात करते हैं। अटॉर्नी से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और क्या चाहती हो तुम? वो बोलता है कि तुम उन दोनों को क्यों प्रोवोक कर रही हो। उसके बाद फिर वो कहते हैं तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगो। फिर वो उसे ऑडियो सुनाती है। ऑडियो में कहते हैं कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, तुम जो चाहोगे वो मैं तुमको दूंगा। हांस्यो बायो के हेड उसको कहते हैं। उसके बाद वो असेंबली मैन की भी ऑडियो सुनाती है। असेंबली मैन भी उसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छा पोजीशन मिलेगा और तुम जो कहोगी तुम्हें वो मैं दूंगा। तुम्हें साथ में ब्लू हाउस भी घुमाऊंगा अगर तुम चाहोगी तो। उसके बाद फिर वो कहती है जब मेरे पास इतने अच्छे ऑफ़र हैं तो आप मुझे क्या देंगे? फिर वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तुमको मैंने सीईओ की पोस्ट से हटाया इसलिए तुम ये सब कर रही हो? मैं तुमको सीईओ की पोस्ट वापस भी दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस सीईओ की पोस्ट पे जितनी फाइल्स जितने काम होते हैं वो सारे काम मैं करूँगी। उसके बाद जब अटॉर्नी जाने लग जाती है तो प्रोफेसर्स वो उससे मिलते हैं और उसको बुरी तरह से छूने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे एक चैन आता है और उसको अलग करता है। कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। फिर प्रोफेसर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर वो प्रोफेसर को रोकता है, कहता है आपको माफ़ी मांगनी होगी। ये सुन के प्रोफेसर उसे चाटा मार देते हैं और जैसे ही उसे चाटा पड़ता है अटॉर्नी को भी याद आता है कि अटॉर्नी ने भी उसे चाटा मारा था। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे कभी दिख मत जाना कैंपस में, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर चैन अटॉर्नी से बात करता है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया। फिर अटॉर्नी कहती है मुझे माफ़ी तो तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुमको चाटा मारा था। उसके बाद फिर अटॉर्नी कहती है कि तुमने उस दिन कुछ क्यों नहीं किया था। तो उसने कहा था मुझे आपके आँखों में बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा था इसीलिए। उसके बाद अटॉर्नी से कहती है मेरे मामले में दखल में देना और आज तुमने जो भी देखा है उसे भूल जाना। उसके बाद दिखाया जाता है कि चेयरमैन सैंग से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सैंग होता है वो चेयरमैन का छोटा बेटा होता है। चेयरमैन कहते हैं तुम्हारा भाई CEO बन चुका है, और ये सुन के वो हंसने लग जाता है। वो कहता है आपको CEO नूना को बनाना चाहिए था, मतलब बड़ी बहन को। और उसके बाद उसके चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें भी अब हमारे पास आ जाना चाहिए था। वो फिर वहाँ से चल जाता है। फिर हमें पता चलता है वो नूना अटॉर्नी को कहता है, अटॉर्नी कहती है तुम 2 साल से एक ही क्लास में पढ़े हुए हो। उसके बाद कहता है अब आप आ गई है ना, अब मुझे पता है कि मैं पास हो जाऊँगा। उसके बाद अटॉर्नी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रेयॉन का दिखाया जाता है और रेयॉन के पीछे नामचून भी खड़ा होता है। उसके बाद अगला दिन हमें दिखाया जाता है कि रेयॉन एक हाथ से लिखा हुआ पोस्टर यूनिवर्सिटी में चिपका देती है और वहाँ पे लिखती है कि प्रोफेसर ने मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है और मेरे को बताते हुए प्राउड है कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम नासे रेयॉन है। उसके बाद वो अपनी ऑडियो भी ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। ये सारी बातें
नामचून भी सुन रहा होता है। उसके बाद फिर रेयॉन से कमिटी बात करती है और उधर प्रोफेसर से भी कमिटी बात करती है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं शायद मैं ड्रंक था इसीलिए मेरे को कुछ याद नहीं, लेकिन आप नामचून से पूछ सकते हैं। और नामचून से जब पूछा जाता है तो वो तो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, शायद रेयॉन को कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कमेटी रेयॉन को कहती है कि तुम्हें ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी प्रोफेसर से। उसके बाद जब रेयॉन बाहर जाती है तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम ऐसे गलतफहमी में कैसे पड़ सकती हो, तुम्हें नहीं पता बाहर की चीज़ें कैसे हो रखी हैं, तुम्हें पब्लिक में एक माफ़ी मांगनी होगी और ये गलती तुम दोबारा मत करना, और तुम्हें स्टेटमेंट भी देना होगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि जो एक बार गरीब पैदा होता है वो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाता। ये सब चैन भी सुन रहा होता है। फिर चैन अपना फ्लैशबैक याद करता है। वो याद करता है कि उसके अगेंस्ट में जो वकील था वो प्रोफेसर ही थे। वो साफ साफ कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी प्रोफेसर नहीं मानते हैं और उसको और भी ज़्यादा मारते हैं और उसको कहते हैं कि तुम कबूल कर लो। उसके बाद फिर चैन अपना बैग मारता है प्रोफेसर को और प्रोफेसर से कहता है तुम जैसे लोगों को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं मैंने कहा था तुम मेरे सामने मत आना। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर बाकी बच्चे आके उन दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद वो सभी एक साथ बैठते हैं और सेंग कहता है ऐसे ही एक केस पिछले साल भी प्रोफेसर के साथ हुआ था। फिर उनमें से एक कहते हैं कि हम कुछ भी अचानक नहीं कर सकते हैं। और फिर वो नामचून से वापस पूछते हैं क्या तुमने कुछ देखा था, तो कहते हैं कि नहीं, शायद रेयॉन को कुछ गलतफहमी हुई है, प्रोफेसर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ऐसे मामले में आना भी नहीं चाहता। उसके बाद जो रेयॉन होती है वो अटॉर्नियो से हेल्प मांगती है। और वो कहती है कि मुझे माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। अटॉर्नियो कहती है कि जब भी कोई विक्टिम होता है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट का, तो साउथ कोरिया में केस वुमेन्स की तरफ नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल कोई डिफरेंट है? नहीं, ये स्कूल भी सिमिलर है। तुम्ही को माफ़ी मांगनी पड़ेगी प्रोफेसर से। उसके बाद वो कहती है कि तुमने जो वो हाथ से लिखा हुआ पोस्टर लगाया, अपनी वॉइस नोट डाला, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें ही माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, ऐसा कहती है वो। उसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, बस उस रीज़न पे फोकस करो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद चैन कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको पता है प्रोफेसर कैसे हैं, उन्होंने आपके साथ भी ऐसा ही किया था, उस टाइम तो आपने कुछ भी नहीं कहा था। फिर वो कहती है कि मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरे मामले में मत पड़ो और उस बात को भूल जाओ। फिर चैन कहता है मुझे नहीं पता आपने टीके लव फॉर्म में कैसे काम किया और आप इतने साल कैसे रहीं, लेकिन आप पहले से ज़्यादा, मतलब पहले से बिल्कुल बदल चुकी हैं। उसके बाद अटॉर्नियो कहती है कि तुम रेयॉन को पसंद करते हो इसलिए तुम उसकी मदद करना चाहते हो। फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अटॉर्नियो कहती है ठीक है, मैं मदद कर दूंगी, बस तुम एविडेंस ले आओ, बिना एविडेंस के मैं भी कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके बाद अटॉर्नियो वो प्रोफेसर के घर जाती है उसकी सास से और उसकी वाइफ से मिलने, और उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि उनका दामाद क्या क्या कर रहा होता है। वो लोग बिल्कुल अनजान होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चैन होता है वो जाता है उसी क्लब में जहाँ पे प्रोफेसर ने सेक्सुअल हरास किया था रेयॉन का, और वो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मांगता है और उसको फुटेज बड़े आराम से मिल भी जाता है। उसके बाद वो सब फुटेज देखते हैं। फिर वहाँ पे सबको पता चल जाता है कि नामचून ने सब कुछ देखा था, जिस वजह से वहाँ पे बैठी हुई लेडी उसको खूब मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चैन भी कहता है कि तुम्हें पता था वो कितना स्ट्रगल कर रही थी। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है कि मैं लॉ स्कूल में क्यों आया? वो लोग पूछते हैं क्यों आए? उसके बाद वो कहता है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था। फिर वो कहते हैं कि देखो इसको, शर्म भी नहीं आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी प्रोफेसर बैठ चुके होते हैं रेयॉन के केस के लिए, और वहाँ पे उसकी वाइफ भी बैठी होती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वहाँ पे वो चारों आते हैं एविडेंस के साथ। सबसे पहले चैन वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि पहले प्रोफेसर निकलते हैं, फिर वहीं से रेयॉन भी निकलती है। उसके बाद रेयॉन भी निकलती है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ नहीं मानती है। उसकी वाइफ कहती है फ़ोटोज़ ब्लर हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद फिर उसकी वाइफ अटॉर्नियो से पूछती है कि आप बताइए। फिर अटॉर्नियो अपना वीडियो प्ले करती है और वो कहती है ये उसी दिन का है और इसमें साफ साफ दिख रहा है। फिर उसकी वाइफ खड़ी होती है, अपने पति को एक चाटा मारती है
फिर वहाँ से एक एक करके सब चले जाते हैं। अटॉर्नी भी चली जाती है। फिर उसके वाइफ का बाहर दिखाया जाता है। वो कहती है कि तुम टीके लॉ फॉर्म में काम करती हो ना, तुम क्या सुनना चाहती हो, तुमने टीके लॉ फॉर्म में कैसे काम लिया, चोई ते कुक के साथ सोकर। उसके बाद फिर अटॉर्नी कहती है कि तुम उस लड़की को इग्नोर नहीं कर सकती थी क्या, तुम ये सब उसी केस की वजह से कर रही हो ना। फिर अटॉर्नी उसे कुछ फ़ोटोज़ निकाल के देती है और कहती है अपने पति पे ध्यान दो। और फिर वो सारी फ़ोटो इकट्ठा करने लग जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाते हुए चैन भी देख रहा होता है। फिर चैन अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वही है रेपिस्ट, वही उसी ने अपनी बहन का रेप किया है। और ये बात वो अपने पेरेंट्स को भी बताता है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी यकीन नहीं करते हैं। उसके पेरेंट्स उसी को गलत बोल के चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चैन जब जेल में होता है तो जो दूसरे कैदी होते हैं वो चैन को बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं और कहते हैं तू कैसा इंसान है, तू कैसा है, तूने अपनी बहन का ही रेप। फिर टोनियो का दिखाया जाता है वो लिफ्ट में जा रही होती है, तभी चैन भी लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट को रोकता है और बोलता है कि आपको अपना CCTV दिखाने की क्या ज़रूरत थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगी। फिर टोनियो उसे अजीब तरीके से देखती है। फिर वो कहते हैं लगता है मैंने कुछ गलत पूछ लिया। उसके बाद वो भी लिफ्ट में चला जाता है और वो कहता है कि मैंने रेयॉन की हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। फिर वो टोनियो की तरफ देखता है और टोनियो उसकी तरफ देखती है। वो टोनियो का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों लिफ्ट से उतरते हैं। फिर चैन अपना फ्लैशबैक याद करता है कि जब वो केस जीत जाता है तब टोनियो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना। फिर जब वो बाहर आता है तब भी लोग यही सोचते हैं कि वही क्रिमिनल है। वो तो अपना नाम भी बदल लेता है, अपनी पहचान ही बदल लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो फ़िश मार्केट में काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है। फिर जब वो लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू में जाता है तो उससे पूछते हैं कि तुम लॉ में क्यों जाना चाहते हो। वो बोलता है क्योंकि मुझे किसी को ढूंढना है। फिर अटॉर्नी चैन को याद करती है और चैन अटॉर्नी को याद करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।